नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर इस प्रोग्राम के तहत हम करंट अफेयर पर डिस्कशन करते हैं। हर एक क्वेश्चन के बाद उससे संबंधित क्वेश्चन को भी हम समझते हुए चलते हैं। ये डेली करंट अफेयर वीडियो है जिसके माध्यम से न्यूज़पेपर में आई हुई खबरों को अपने सिलेबस के रिलेवेंस के लिहाज से हम चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज की वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। सबसे पहले देखिए आईएनएस विक्रांत, ये न्यूज़ में है। हाल ही में इसके चौथे परीक्षण को कंप्लीट किया गया है और बहुत जल्द ही आईएनएस विक्रांत को कमीशन कर लिया जाएगा, यानी कि सेना में शामिल कर लिया जाएगा। तो हम देखेंगे कि भारत के पास कितने विमान वाहक पोत हैं और विमान वाहक पोत होते क्या हैं, और चाइना के साथ एक छोटा सा कंपैरिजन भी हम देखेंगे। सेकेंड टॉपिक है हमारा वन संरक्षण नियम 2022। हाल ही में देखिए केंद्र सरकार इन नए नियमों को लेकर आई है, जिसकी वजह से अपोजिशन के द्वारा केंद्र सरकार की काफ़ी आलोचना की जा रही है, ये कहकर कि गवर्नमेंट जो है ट्राइबल्स को जो राइट दिए गए थे, जंगल पर उनके जो अधिकार सुनिश्चित किए गए थे, उनको कहीं ना कहीं जो है भूल रही है। तीसरा टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये देखिए एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि भारत जैसे जो देश हैं वो जब एनर्जी ट्रांजिशन करेंगे, यानी कि जो जीवाश्म ईंधन है इससे नवीकरणीय ईंधनों की तरफ स्विच करेंगे, उनके रेवेन्यू पर देखिए काफ़ी असर देखने को मिलेगा। ये रिपोर्ट समझेंगे, इसकी फाइंडिंग्स के बारे में देखेंगे। फिर है बादल फटना, तो देखिए क्लाउड ब्रस्ट, ये न्यूज़ में है। मानसून का सीज़न है, अभी अमरनाथ जो एक हमारा तीर्थ स्थल है वहाँ पर दुखद घटना हुई है, तो इसकी वजह से ये टॉपिक पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पांचवा टॉपिक है बांधों में जल स्तर। अगेन मॉनसून से संबंधित ये टॉपिक है। जो हमारे बांध हैं, खासकर साउथ में जो कावेरी बेसिन है वहाँ पर स्थित जो बांध है, स्पेशली कृष्णराज सागर बांध और इडुक्की जो हमारा रिजर्वायर था, ये दो न्यूज़ में थे, क्योंकि जितनी इनकी वाटर कैपेसिटी है होल्ड करने की उसका 89% ये ऑलरेडी रीच कर चुके हैं और आने वाले टाइम में इनका जल स्तर और भी बढ़ने की संभावना है। तो दोनों बांधों के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से चर्चा करेंगे, मैप में उनकी लोकेशन भी देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आईएनएस विक्रांत के साथ। ये एक प्राउड का मोमेंट भी है इंडिया के लिए। तो देखिए जो न्यूज़ ऑन AIR FM है उस पर सरकार की तरफ से ये एक पूरा का पूरा न्यूज़ दी गई थी कि आईएनएस विक्रांत के समुद्री परीक्षण का जो चौथा चरण है वो सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर दी गई है। और इस परीक्षण के दौरान आईएनएस विक्रांत के अंदर जितने भी सारे उपकरण लगे हुए थे, जितनी भी उसकी प्रणालियाँ थी, उन सब का जो है टेस्ट किया गया है। तो ये सक्सेसफुल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी भारत के पास एक नया विमान वाहक पोत होगा। अब देखिए जो आज़ादी की हमारी 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, इसके एक हिस्से के रूप में आईएनएस विक्रांत को अगस्त 2022 को जो है कमीशन कर लिया जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, कमीशन का मतलब ये सैन्य भाषा का एक वर्ड है, इसका मतलब होता है शामिल कर लेना। ठीक बात है। तो सबसे पहले तो देखिए आईएनएस विक्रांत क्या है, ये एक विमान वाहक पोत है। तो हमें सबसे पहले बहुत बेसिक जानकारी हो कि आखिर विमान वाहक पोत होते क्या हैं, क्योंकि देखिए लगातार सेना की तरफ से, हमारा DRDO वगैरह की तरफ से नई नई चीज़ों के परीक्षण होते रहते हैं, हम पढ़ते रहते हैं। कभी हम देखिए किसी सबमरीन की बात करते हैं, कभी फाइटर जेट्स की बात करते हैं, कभी किसी चीज़ की बात करते हैं, तो इनके बीच में बेसिक डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। तो जैसे जैसे न्यूज़ में चीज़ें आती रहेंगी मैं आपको क्लियर करती रहूँगी। इस तरीके से साइंस एंड टेक आपका सरलतापूर्वक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि विमान वाहक पोत हमारे इंटरेस्ट का विषय है तो इसको पहले समझते हैं। तो देखिए ये एक बहुत ही बड़ी संरचना होती है। बहुत बड़ी से मेरा लिटरल मीनिंग है कि बहुत ज़्यादा बड़ी। जैसे जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है वो ये कहती है कि विमान वाहक पोत एक बड़ा जहाज है। ये जहाज ही पानी का एक जहाज है, लेकिन बहुत बड़ा है। फ़र्क क्या है इसमें, देखिए एक बहुत लंबी और सपाट सतह होती है जिसका यूज़ क्या है, जहाँ पर जो सैन्य विमान है, जो हमारे फाइटर जेट्स वगैरह हैं, ठीक है, जो हमारे लड़ाकू विमान वगैरह हैं, उनको ये ले जाता है, यहीं से ये उड़ान भरते हैं और यहीं पर ये वापस उतर भी आते हैं। देखिए मान लीजिए युद्ध की स्थिति आ गई है, तो एक देश को दूसरे देश से लड़ने के लिए ना केवल वायु पर बल्कि जल पर, स्थल पर भी लड़ाई करनी पड़ती है। जल पर लड़ाई करते टाइम अब देखिए कितनी दूरी के मारक हथियार आपके पास हैं, इस पर ये डिपेंड करता है कि आप अपने हथियारों को कहाँ कहाँ डिप्लॉय करेंगे।
कुछ हथियार जो बड़े विध्वंसक होते हैं लेकिन उनकी मान लीजिए मारक क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं है, तो विमान वाहक पोत पर उन सारे फाइटर जेट्स को, उन सारे हथियारों को, उन हेलीकॉप्टर्स को लाद कर बाकायदा रख कर जो है पानी के अंदर ले जाया जाता है और फिर वहाँ से वो उड़ान भी भरते हैं, बाकायदा हमला करते हैं दुश्मन देश की सीमा पर और फिर वापस वो जो है उस विमान पर आ जाते हैं। तो एक तरीके से स्थल पर जैसे विमान उड़ने का और नीचे उतरने का काम करते हैं, पानी में ये सारा का सारा काम एक विमान वाहक पोत पर होता है। मोटे तौर पर आसान भाषा में इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। ठीक बात है, अभी मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगी, उससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ब्रिटानिका ये कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के जो शुरुआती चरण थे उसमें पहली बार एक विमान वाहक पोत का जो है इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो कई बार आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, इट्स नॉट अ वेरी न्यू टेक्नोलॉजी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके टाइम पर ही ये जो है यूज़ कर लिए गए थे। अब बात करते हैं जो भारत का ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है, और भारत में एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि विमान वाहक ये जो पोत है इनकी क्या एक यात्रा रही है। तो यहाँ पर आप देखिए एक फ़ोटो दिखाई गई है, ये एक पोत है, इस पर देखिए हेलीकॉप्टर ऑलरेडी उतरा हुआ है। ठीक है, तो मतलब काफ़ी बड़े ये साइज़ में होते हैं। देखिए शुरुआत हुई INS विक्रांत के साथ, राइट। अब आप कह रहे होंगे मैम अभी तो आपने कहा है कि INS विक्रांत का चौथा चरण हुआ है, अभी कमीशन कर लेंगे। दरअसल हमारा जो पहला विमान वाहक पोत था उसका नाम भी INS विक्रांत ही था और उसी को सम्मान देने के लिए जो अब हमारा नया एयरक्राफ्ट कैरियर बन रहा है उसका नाम भी हम विक्रांति रख रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो देखिए शुरुआत हुई INS विक्रांत के साथ, जिसने हमारे यहाँ पे 1961 से लेके 1997 तक जो है भारत की सेवा की। इसके बाद जब ये खत्म हो गया तो सेंटोर श्रेणी का एक वाहक जो था HMS हर्मिस, जिसको बेसिकली INS विराट के रूप में भी जाना जाता था, ये आ गया, जिसने 1987 से लेकर 2016 तक भारतीय नौसेना की सेवा की। अब वर्तमान की अगर बात करें तो 45,000 टन का एक हमारे पास INS विक्रमादित्य है। कौन है? INS विक्रमादित्य, जो कि 2014 में शामिल हुआ था और अभी देश के पास ये अकेला विमान वाहक पोत है। देखिए चीन के पास ऑलरेडी 2 हैं और तीसरा बनाने के वो बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। और भारत के पास जितनी लंबी एक सीमा रेखा है और जिस तरीके से 2 फ्रंट वॉर की बात भारत के लिए की जाती है चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में, तो इस वजह से भारत को ये विमान वाहक पोत जो है अपने पास रखने बेहद ज़रूरी है और इस दिशा में देखिए काम भी हो रहा है। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो अभी सिर्फ एक है जिसका नाम है विक्रमादित्य। जब हमारा विक्रांत कमीशन हो जाएगा तो 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब INS विक्रांत की क्या विशेषताएं हैं? तो देखिए ये एक स्वदेशी विमान वाहक पोत है। सबसे पहली बात तो क्या है, हमने इसको खुद बनाया है, ये हमारा क्या है इंडिजीनियस है, राइट। और इसको IAC-1 के तौर पर भी जो है जाना जाता है। बनाया किसने? तो जो कोचीन शिपयार्ड है जो कि कोचीन केरल में है उसके द्वारा इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, लगभग 23,000 करोड़ रुपए की लागत इसमें आई है और नौसेना ने इसको काफ़ी ऐतिहासिक बताया है, वेरी हिस्टोरिक बताया, क्योंकि जैसे ही स्वदेशी रूप से हमने इसको बना लिया है तो भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि जो हमारे एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनको करियर करने वाला, संभालने वाला, उन पर रखने वाला, वही मीनिंग बैठता है। तो देखिए कुछ ही ऐसे कंट्रीज़ हैं जो है जिनके पास इन एयरक्राफ्ट कैरियर को खुद से बनाने की क्षमता है, जैसे अमेरिका है, रूस है, चीन है। अब देखिए भारत भी इस वाली एक प्रेस्टीजियस ग्रुप में जो है शामिल हो गया है। इस स्वदेशी विमान वाहक में 30 विमानों का एक वायु घटक होगा। ठीक है, इसमें स्वदेशी उन्नत हेलीकॉप्टर तो होंगे ही, साथ में MiG-29 के लड़ाकू जेट जो मैंने आपको फोटो में भी दिखाया था, कामाओ 31 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स और जल्दी जो नौसेना में शामिल होने वाले हैं MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भी इसमें होंगे। अब इनके नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पता हो कि इंडिया के पास जो डिफरेंट हेलीकॉप्टर वगैरह है, ठीक है, कुछ जो उनके पास अपने वेपन्स हैं वो जो है इस विमान वाहक पोत पर बेसिकली करियर किए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसकी जो अधिकतम गति है वो 30 समुद्री मील यानी कि लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। 4 गैस के टरबाइन के द्वारा इसको संचालित किया जाएगा। एक बार में 80
समुद्री मील यानी कि 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये 7,500 किलोमीटर समुद्री मील की दूरी जो है तय करने में सक्षम होगा। ठीक है, इस पोत में एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट भी होगा जिसको शक्ति कहते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। अब इस पिक्चर से समझिए, देखिए ये कितना बड़ा एक ओशन है, इस पर ये पूरा का पूरा क्या है, एक पानी का जहाज है, लेकिन देखिए इसकी क्या है, एक सपाट और लंबी सतह है जिसपे बकायदा ऑलरेडी एक और जो है कैरी करके रखा हुआ है। इनके कंपैरिजन में अगर आप इसका साइज देखें तो दिस इज वेरी ह्यूज। यही आपके एयरक्राफ्ट कैरियर या विमान वाहक पोत होते हैं। ठीक बात है। अब हमने बेसिक डिटेल समझ ली, हमने ये समझ लिया कि भारत के पास क्या है क्या नहीं है। अब हम जो है एक प्रश्न को समझते हैं कि क्या हम ये प्रश्न हल कर पा रहे हैं जितनी नॉलेज हमारे पास है। आइए देखते हैं। तो पहला बोल रहा है कि आईएनएस विक्रांत के साथ भारत विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता वाले देशों की लीग में शामिल हो गया है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन जो है शामिल है। तो ये स्टेटमेंट तो आसान है, बिल्कुल हमें पता चल गया कि प्रेस्टिजियस ग्रुप में जो है इंडिया भी शामिल हो गया। दिस इज अ वेरी राइट स्टेटमेंट। दूसरा ये कह रहा है भारत वर्तमान में यानी कि एट प्रेजेंट 2 विमान वाहक पोत, पहला आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा आईएनएस विराट को संचालित करता है। इज इट सो? क्या ऐसा है? नहीं, मैंने आपको अभी बताया था एट प्रेजेंट इंडिया के पास केवल 1 विमान वाहक पोत है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्योंकि 2 बोल रहा है वर्तमान में, ये क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक बात है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो आईएनएस विक्रांत है वो भारतीय नौसेना द्वारा संचालित होने वाला पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत होगा जिसमें 76% से अधिक सामग्री और जो उपकरण है वो स्वदेशी है। देखिए इतने ज़्यादा उपकरण और सामग्री इंडिजीनियस है, स्वदेशी है, तभी तो ये स्वदेशी है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये देखिए पहला स्वदेशी है। इससे पहले हमारे पास जो थे या तो हमने वो रूस से सेकेंड हैंड वगैरह खरीदे थे या हमने किसी और से ही लिए थे। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है हमारी ठीक हो जाएगी, राइट। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो देखिए दूसरा गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा ठीक है। ये स्टेटमेंट कहाँ पे, ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, राइट। आसान था। अब हम देखते हैं अपना दूसरा टॉपिक क्या है, वन संरक्षण नियम 2022। यहाँ पर देखिए 11 जुलाई 2022 की एक न्यूज़ है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, कांग्रेस सीज न्यू फॉरेस्ट रूल्स डाइल्यूट ट्राइबल राइट्स, सेंटर सीज्ड एम्ड एट स्ट्रीमलाइनिंग, राइट। तो ठीक है, वो तो केंद्र क्या कह रही है और अपोजिशन क्या कह रही है, उनका काम है कहना, हमारा काम है पढ़ाई करना। और हमें पढ़ाई भी न्यूज़ की नहीं करनी है, हमें सिलेबस की पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जो वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उन्होंने नए वन संरक्षण नियम 2022 को जो है नोटिफाई किया है। नियम में जो संशोधन है, ये जो अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम या जिसको शॉर्ट फॉर्म में वन अधिकार अधिनियम 2006 कह देते हैं, उससे क्या है, असंगत है। यानी कि जो आपके वन अधिकार अधिनियम 2006 में कुछ राइट दिए गए थे ट्राइबल्स को, है ना, जंगलों में रहने वाले लोगों को, जंगलों में रहने वाली अनुसूचित जातियों को, उनके साथ नए नियम असंगत है। क्यों असंगत है समझते हैं। तो देखिए इस कानून में सरकार के लिए जंगलों में रहने वाले पारंपरिक जमीन पर किसी भी परियोजना को मंजूरी देने से पहले उन्हें विस्तृत जानकारी देना और पूर्णतया रजामंदी लेना जरूरी था। भाई जो 2006 वाला एक्ट था उसके तहत नियम ये था कि जब भी जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं उनकी पारंपरिक ज़मीन को आप डाइवर्स करेंगे किसी परियोजना के निर्माण के लिए, वहाँ के अगर आप जंगल काट रहे हैं, कोई डेवलपमेंट, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं, तो वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनको पहले तो आपने पूरी इलेबोरेटिव इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, विस्तृत जानकारी देनी पड़ेगी। दूसरा आपने उनकी कंप्लीट रजामंदी लेनी पड़ेगी कि क्या वो लोग रेडी हैं इस चीज़ के लिए। और ये काम बाकायदा जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोसीजर के तहत किया जाएगा। जो ग्राम सभा होती है उसको बहुत सारी विस्तृत शक्तियां इसके तहत जो है दी गई थी। ठीक है, लेकिन अब सरकार वन्य भूमि का हस्तांतरण और उसकी एवज में, भाई जो वहाँ पे जंगल लगे हुए थे उस भूमि को तो आपने दे दिया किसी परियोजना के लिए, फोर्स से वहाँ पर आप कोई सड़क बना रहे हैं, तो सड़क बनाने के लिए आप जंगल काट देंगे, तो उसके बदले में वन रोपण की रकम निजी डेवलपर से पहले ही ले सकती है। यानी कि सरकार अब ये परमिशन
पहले ही ले सकती है कि भैया जंगल काट दिए जाए, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बना दिया जाए और वन रोपण के लिए जो रकम है निजी डेवलपर से वो ले ली जाए। भले ही राज्य सरकार ने वनवासियों के अधिकार सुनिश्चित करके उनकी रजामंदी ली हो या ना ली हो, यानी कि जिन लोगों के राइट्स सेफ करने के लिए आपने कुछ कानून बनाए थे, उन्हीं लोगों की रजामंदी के बाद जो कुछ होना था, अब आपने उन लोगों की से को ही हटा दिया है। ठीक है, उनकी बिना मर्जी के भी आप काम कर सकते हैं। नए नियमों के आने से पहले ये वन मंत्रालय की जिम्मेदारी थी कि वन संरक्षण नियम 1980 के तहत आने वाले जंगल काटने से पहले आकलन करे और मंजूरी ले। लेकिन अब ये जो जिम्मेदारी है ये केंद्र सरकार ने हटा दी है और ये राज्य सरकारों को सौंप दी है कि भैया आप लो मंजूरी, हमने देखिए ऊपर हाँ बोल दी है। ठीक बात है। तो अभी देखते हैं आगे केंद्र सरकार की तरफ से क्या जस्टिफिकेशन दिया जाता है इन नियमों का और क्या कुछ डेवलपमेंट होती है इस न्यूज़ में, तो वो तो हम तब पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमें इतना पता चला है कि कुछ नए नियम आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो कि ट्राइबल्स के अधिकारों को कहीं ना कहीं थोड़ा कम कर देते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि ट्राइबल्स के ये जो अधिकार इस 2006 के एक्ट के द्वारा दिए गए हैं, तो ये एक्ट क्या है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो देखते हैं। वन अधिकार कानून 2006 जिसको फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA 2006 भी बोलते हैं, वनों में निवास करने वाली जो अनुसूचित जनजातियां हैं और जो अन्य पारंपरिक वनवासी हैं जो पीढ़ियों से ऐसे जंगलों में निवास कर रहे हैं, वन की भूमि पर उनके वन अधिकारों को क्या है ये मान्यता देता है। भाई जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जंगलों में ही रहते आ रहे हैं, उस जंगल जल जमीन से उनका एक पर्सनल कनेक्शन है, उनके कल्चरल रिलेशन है, वहीं वो खेती करते आ रहे हैं, वही उनकी आजीविका है, वही उनका जीवन है, तो वहाँ पर उनके जो अधिकार हैं उन अधिकारों को मान्यता देने के लिए ये एक्ट आया था। क्यों आया था? देखिए, अंग्रेजों के टाइम पर जंगल की लकड़ी को एक बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स माना जाता था। अंग्रेजों ने बहुत सारी चीज़ों पर टैक्स लगा दिया था, जैसे जंगल से लकड़ी आदिवासी नहीं ले सकते, तेंदू के पत्ते नहीं बीन सकते हैं, गोंद वगैरह जो वो इकट्ठा करते थे कुछ मेडिसिनल पर्पस के लिए लेते, तो उन सब चीज़ों पर या तो रोक लगा दी थी अंग्रेजों ने या उन पर शुल्क लगा दिए थे। तो इसकी वजह से कई सालों से ट्राइब्स का और जंगलों का जो कनेक्शन चलता आ रहा था उसको अंग्रेजों ने देखिए डिस्टर्ब कर दिया था। जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत सारे एक्टिविस्ट के द्वारा, बहुत सारे आदिवासियों के द्वारा ये मांग की जाने लगी कि हमारा जो जंगलों पर अधिकार है, जो परंपरागत हमारा अधिकार है, उसको रिस्टोर किया जाए, बाकायदा उसको कानूनी मान्यता दी जाए। तो फिर सरकार ने उसको कानूनी मान्यता देने के लिए ये वाला एक्ट जो है लेकर आया था। ठीक है, अब इसका आधिकारिक नाम क्या है? तो बहुत बड़ा है, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। ठीक है, इसमें ग्राम सभा को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं, यानी कि ग्राम सभा के पास ये अधिकार होगा कि सामुदायिक रूप से, कम्युनिटी के रूप में आप कौन से राइट एंजॉय करोगे और व्यक्तिगत रूप से यानी कि पर्सनल लेवल पर आपको कौन से राइट मिलेंगे, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें एंड देन ये राइट्स जो हैं ग्राम सभा उनको दिलवाए। जैसे मान लीजिए मैं एक ट्राइब हूँ, जंगल में रहती हूँ, मेरे दादा दादी परदादा परदादी बहुत लंबे टाइम से जंगल में एक ज़मीन थी, उस पर खेती करते आ रहे थे। अब ये चीज़ मेरे पास कागजों में प्रूव नहीं है, बस हम करते आ रहे थे खेती। अब देखिए वहाँ पर मान लीजिए गवर्नमेंट कह रही है कि भाई अगर आपका इस ज़मीन पर अधिकार है तो कुछ प्रूफ दिखाइए। आई डोंट हैव अ प्रूफ, राइट। तो अब देखिए वहाँ की जो ग्राम सभा है, क्योंकि वो परंपरागत रूप से जानते हैं, ट्रेडिशनली उनके दादे परदादों ने मेरे दादे परदादों को देखा हुआ है वहाँ पर खेती करते हुए, और आज उन लोगों ने मुझे देखा है वहाँ पर खेती करते हुए, तो वो लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि हाँ भाई इस खेती पर ट्रेडिशनली ये लोग खेती कर, इस ज़मीन पर ट्रेडिशनली ये जो प्राची है खेती करती आ रही थी और ये ज़मीन इससे बिलोंग करती है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह जो है वो मेरे अधिकारों को मान्यता दे देंगे, मुझे ज़मीन का एक पट्टा सरकार की तरफ से कानूनी रूप से दे दिया जाएगा। अब क्योंकि मेरे पास कागज़ है, गवर्नमेंट ने मुझे वो पट्टा दिया है, तो मैं सिक्योर वहाँ पर रह सकता हूँ, मेरी आजीविका बढ़िया तरीके से चलती रह सकती है। इसका मतलब जो ग्राम सभा है वो
एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करती है। इसीलिए कह रहा है कि ग्राम सभा व्यक्तिगत वन अधिकार हो या फिर सामुदायिक वन अधिकार हो। सामुदायिक वन अधिकार क्या हो सकता है? इस पूरी कम्युनिटी को जो जंगल में रहती है यहाँ पर चराई करने का अधिकार है, शहद बटोरने का अधिकार है, गोंद लेने का अधिकार है, पत्तों को बीन कर उससे कुछ बीड़ी वगैरह बनाकर बेचने का अधिकार है। ठीक है, हालांकि ये अच्छा काम तो नहीं है, बट ट्राइब्स को देखिए बहुत चीज़ें करनी रहती हैं। तो ये हुए सामुदायिक अधिकार। तो इन अधिकारों की प्रकृति, किस तरह का इनका नेचर होगा, कितनी इनकी सीमा होगी, इसके लिए प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार है। ग्राम सभा के लेवल पर ये चीज़ें शुरू हो सकती है, बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल वगैरह पे जाकर इनको कानूनी रूप से मान्यता मिल जाती है। ठीक है, इस कानून के जरिए कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, कुछ सब हेडिंग्स में मैंने इनको डिवाइड कर दिया है, याद रखना और समझना आसान हो जाएगा। तो समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए मालिकाना हक, जो मैंने आपको बताया, आदिवासी या वनवासियों को उस जमीन का एक पट्टा दे दिया जाएगा जिस पर वो खेती कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? या तो 3 पीढ़ियों से या फिर कम से कम 75 साल से। ठीक है, या तो जमीन पर लगभग 3 पीढ़ियों से रह रहे हैं या लगभग 75 साल से रह रहे हैं। अगर ऐसा है तो एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ जो लैंड है वो उनको पट्टे पर दे दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है? वन उत्पादों के इस्तेमाल का अधिकार। ये भी मैंने आपको बताया, चारागाह है, आने जाने का रास्ता है, फल फ्रूट है, औषधि वाले पौधे हैं, हनी है, इन सब पर क्या है, जो लघु वन उपज होती हैं, आपकी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होती हैं, इन पर क्या है, इनके उपयोग का आपके पास हक होगा। फिर राहत और विकास से संबंधित अधिकार होंगे। देखिए, जैसे अवैध बेदखली कोई आपकी नहीं कर सकता, आपकी जमीन पर जबरन कोई कब्जा नहीं कर सकता। ठीक है, इन सब के लिए आपको क्या है, अधिकार है। पुनर्वास का भी अधिकार है। अगर मान लीजिए किसी लैंड का डाइवर्जन कर दिया गया है किसी और काम के लिए, तो आप लोग कहाँ रहेंगे, आपको कहाँ पे रिहेबिलिटेट कराया जाएगा, आपके पुनर्वास का अधिकार भी आपके पास होगा। ठीक बात है। फिर वन प्रबंधन अधिकार है। किसी भी सामुदायिक वन संसाधन की रक्षा, पुनः उत्थान, संरक्षण या प्रबंधन करने का अधिकार होगा, जिसे वन निवासियों द्वारा स्थायी उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से संरक्षण। मान लीजिए कोई वन है जिसको वहाँ के आदिवासी, उसके अंदर जो भी जीव जंतु हैं, उसके अंदर जो भी पौधे हैं, उसको वहाँ के आदिवासी बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। कई बार होता है कि आदिवासी पवित्र मानते हैं कुछ उपवनों को, जिनको सैक्रेड ग्रूव्स भी बोलते हैं, इफ आई एम प्रोनाउंसिएटिंग इट राइट। ठीक है, तो उनको क्या है, आदिवासी लोग प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, उनका संरक्षण कर सकते हैं। ये राइट भी उनको जो है FRA 2006 के तहत दिया गया है। ठीक बात है। अब संवैधानिक प्रावधान का विस्तार देखिए, जो संविधान की हमारी 5वीं और 6ठी अनुसूची है, 6th शेड्यूल, मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया। तो जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है, उनके द्वारा अनुसूचित जातियों को, जनजातियों को, ठीक है, और साथ में कुछ आप कह सकते हैं ट्राइब्स को स्वायत्ता का मतलब होता है फ्रीडम, यानी कि आप जो है फ्री होकर वहाँ पर शासन कर सकते हैं। स्वायत्ता एक तरीके से ऑटोनॉमी होती है। जैसे मान लीजिए जो मेरा रूम है उस पर मेरी स्वायत्ता है, जब तक मैं उसका रेंट पे कर रही हूँ, मैं अपने रूम में कुछ भी करूँ, उसमें रोज़ सफाई करूँ या रोज़ सफाई ना करूँ। ठीक है, मैं उसको किस तरह से सजाना चाहती हूँ, किस तरह के रूल्स होंगे मेरे रूम में, ये मेरी स्वायत्ता है। तो इसी तरह किसी ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा था एक्चुअली कि स्वायत्ता का मीनिंग क्या होता है, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ठीक है, तो देखिए इनके द्वारा जो है आदिवासियों को कुछ अधिकार दिए गए थे, उन अधिकारों का उस जनादेश का ये क्या है, विस्तार करता है। वो भूमि या जंगल जिन पर स्वदेशी समुदाय निवास करते हैं, उनके दावों को संरक्षण प्रदान जो है करता है। ठीक बात है, अब हम समझ गए। अब जब हम समझ गए हैं तो आइए इस पर एक प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न किस तरह का घुमाकर पूछा जा सकता है। तो वन अधिकार कानून 2006 के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, इस अधिनियम में केवल सामुदायिक अधिकार जैसे चराई, मछली पकड़ना, PVTG के लिए आवास अधिकार, ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, यानी कि जो आदिवासी जनजातियों में और भी पिछड़े हुए हैं, जो और भी ज़्यादा नोमैडिक लाइफ बिता रहे हैं, ठीक है, उनके लिए खाना बदोश और देहाती समुदायों के लिए पारंपरिक मौसमी संसाधन तक पहुँच आदि शामिल है। ये सब जो भी लिखा है इस पर फोकस ना करके फोकस कीजिए केवल इन 2 वर्ड पर, केवल सामुदायिक अधिकार।
एक बात बताइए, इस वन अधिकार संरक्षण एक्ट के तहत क्या केवल कम्युनिटी राइट्स दिए गए हैं? पर्सनल राइट भी तो दिए गए ना। मुझे पर्सनली जमीन पट्टे पर मिल सकती है। एग्जाम्पल याद की, जब मैं खेती करती हूँ, है ना, तो ठीक है। इसका मतलब ये क्या है? ये गलत है, क्योंकि केवल कम्युनिटी नहीं मिले, हमें देखिए व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों मिले हैं। अधिनियम के तहत एक 5 सदस्यीय ग्राम समिति जो है वो उच्च अधिकार प्राप्त निकाय है। अब मुझे ये बताइए, मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके बताया था कि कौन जानता है मेरे दादा परदादा जो है इस पर खेती करते चले आ रहे हैं? ग्राम सभा जानती है। और किसको बहुत ज़्यादा उच्च अधिकार मिले हुए हैं? ग्राम सभा को मिले, ना कि ग्राम पंचायत को, ना किसी समिति को, बल्कि ग्राम सभा को। इसका मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट में क्या है? गलत हो जाएगा। कई बार जब इस तरह की स्टेटमेंट आप पढ़ते हो, एक 5 सदस्यीय ग्राम समिति, लगता है यार सही होगा, इतना एक्यूरेट टाइप का लिखा हुआ है, बट नहीं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, है ना। फिर ये कह रहा है वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति और जो अन्य पारंपरिक वनवासी हैं उनको बिना किसी सीमा के खेती की गई भूमि पर अधिकार की अनुमति है। अब देखिए, खेती किए गए जमीन के पट्टे पर अधिकार की अनुमति तो है, ये बात तो सही है, लेकिन एक्सट्रीम वर्ड लिखा हुआ है, बिना किसी सीमा के। अब एक बात बताइए, 100 एकड़ पे मान लीजिए मैं कह दूं भाई मेरे तो परदादे 100 एकड़ पर कब्जा करके रखे हुए थे, तो क्या 100 एकड़ जमीन मुझे मिल जाएगी? क्या ये ठीक है? भाई सरकार तो पहले ही जिम्मेदारी सब कानून वानून लगा के कह रही है कि भैया कम जमीन सबके हिस्से में आए और सबको बराबरी मिल जाए, है ना। और फिर भाई डेवलपमेंट भी तो करनी है, सारा जंगल किसी को कैसे दे दे? इसका मतलब कोई सीमा, कोई लिमिट तो सरकार की तरफ से निर्धारित ज़रूर की गई होगी। अगर आपको वो लिमिट नहीं भी याद है, मैंने पढ़ाई भी नहीं है, देखिए आपको याद भी रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई सीमा तो है, इतना कॉमन सेंस से भी पता होना चाहिए। तो बिना किसी सीमा के खेती करने की अनुमति मतलब गलत। अरे भाई ये तो तीनों गलत हो गए। आइए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, कौन सा सही है? पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, केवल 2 या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि सारे के सारे क्या है? गलत है, सही एक भी नहीं है। डी हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। अब हम चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ। सेकेंड टॉपिक अच्छे से समझ आ गया ना? चलिए थर्ड टॉपिक क्या? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, रिन्यूएबल एनर्जी टू रिड्यूस रेवेन्यूज। ये करके देखिए एक न्यूज़ आई थी। दरअसल इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IISD, ठीक है। IISD एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, एक यह है गैर लाभकारी संगठन है, एक थिंक टैंक है। इनकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो कंट्रीज़ जो जीवाश्म ईंधन से काफ़ी सारा राजस्व कमाती है, काफ़ी रेवेन्यू कमाती है, वो लोग जब इस क्लाइमेट चेंजेस की वजह से अपने आप को जीवाश्म ईंधन से नवीनीकरणीय ईंधनों की तरफ स्विच करेंगी तो उनके रेवेन्यू में काफ़ी लॉस होगा। आइए समझते हैं। तो देखिए, अध्ययन कहता है कि जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए वैश्विक संक्रमण भारत, रूस, ब्राज़ील और चीन जैसे जो विकासशील देश हैं इनके लिए वित्तीय चुनौतियों का कारण बन सकता है, क्योंकि इन देशों की जीवाश्म ईंधनों से राजस्व पर उच्च निर्भरता है। कैसे निर्भरता है भाई? ये कोयला, पेट्रोल, डीजल, इनसे आपको कैसे रेवेन्यू मिलता है? अच्छा मुझे ये बताइए, जो अरब कंट्रीज़ हैं उनसे बहुत सारा तेल खरीदते हैं, बाकी कंट्रीज़ भी तेल खरीदते हैं। इसका मतलब तेल, क्रूड ऑयल जो कि एक जीवाश्म ईंधन है, उसको बेचकर वो क्या कर रहे हैं? रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, राइट। रूस जिसके पास तेल भी काफ़ी और प्राकृतिक गैस भी काफ़ी है, जिस प्राकृतिक गैस को वो यूरोप को बेच रहा है, तो क्या जनरेट हो रहा है? रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब जब धीरे धीरे इस तेल पर, इस प्राकृतिक गैस पर आपकी हो जाएगी निर्भरता कम, और आप सौर जो आपकी ऊर्जा है उससे जो है मान लीजिए काम करने लगेंगे, विंड एनर्जी से काम करने लगेंगे, कल को हाइड्रोजन फ्यूल बन जाएगा, मतलब क्रूड ऑयल और गैस कम बिकने लगेगी। कम बिकेगी तो मतलब आपका माल कम बिक रहा है, आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, मतलब आपका रेवेन्यू गिरेगा, राइट। तो यही चीज़ जो है रिपोर्ट ने कही है। रिपोर्ट कहती है ब्राज़ील, रूस, भारत, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका जो कि ब्रिक्स में आते हैं, इनकी जीवाश्म ईंधन पर जो है राजस्व को लेकर काफ़ी निर्भरता है। जैसे जीवाश्म ईंधन उत्पादन और खपत से जो सार्वजनिक राजस्व है वो वर्तमान में रूस के राजस्व का करीब 34% है, भारत में लगभग 18% है, इंडोनेशिया में 16%, चीन में 5% है। यानी कि ये जो आपके जीवाश्म ईंधन स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, इनसे रूस अपने टोटल रेवेन्यू का 34% जनरेट करता है। इंडिया नंबर 2 पे आता है, 18% जनरेट करता है।
अब आपको मन में आ रहा होगा मैडम रूस की बात समझ में आ गई, पेनिसुलर जो अरब जो पेनिसुला है उसकी कंट्रीज़ की बात समझ में आ गई, ये भारत को जीवाश्म ईंधनों से कैसे रेवेन्यू मिल रहा है? भारत तो आयात करता है। बल्कि देखिए, भारत पेट्रोलियम उत्पादों का एक शुद्ध आयातक है, आपने सही कहा, राइट बात है। लेकिन पेट्रोल, डीजल और तेल की खपत पे उपकर और टैक्स के माध्यम से हम कुछ टैक्स लगाते हैं, वेट लगता है, फिर हम उनमें हम सेस लगाते हैं, सरचार्ज लगाते हैं, ड्यूटी वगैरह लगती है। इनके जरिए गवर्नमेंट काफ़ी सारा राजस्व जो है अर्जित करती है। इसके अलावा कच्चा तेल हम खरीदते हैं, उसको रिफाइन करके फिर रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो बचते हैं उनको हम एक्सपोर्ट करते हैं, उससे भी हम पैसा कमाते हैं। तो मतलब भारत को भी अच्छा खासा राजस्व इन जीवाश्म ईंधन सोर्स से मिल रहा है। अब तो समझ गए, ठीक है। लेकिन रिपोर्ट एक और बात कहती है, रिपोर्ट ये कहती है कि जीवाश्म ईंधन में अगर आप कटौती कर ले तो शुरू में आपके राजस्व में कमी आएगी, ये बात सच है। लेकिन इसके बावजूद आप अपने रेवेन्यू को फिर से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने केस स्टडी का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने ये कहा इंडोनेशिया में सरकार का तेल और गैस से जो राजस्व था वो 2001 में कितना था? कुल राजस्व का 35% था। ये गिरकर 2019 में देखिए 16% हो गया। यानी कि जीवाश्म ईंधन से जहां पहले वो 34 रुपये कमा रहे थे, अगर 100 टोटल कमा रहे थे, तो अब वो केवल 16 रुपये कमा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद उस देश की जीडीपी में वृद्धि हुई है और बजट घाटा काफ़ी हद तक अपरिवर्तित रहा। यानी कि जीडीपी में तो उनकी फिर भी ग्रोथ हुई है। तो इसका मतलब अगर आप इस जीवाश्म ईंधन से अपनी डिपेंडेंसी कम भी करते हैं, इसके बावजूद आप अपने देश में ग्रोथ को बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट ये कहती है कि एक तो भैया ये जितने जीवाश्म ईंधन है इनकी ऊर्जा की जो है कीमतें बढ़ रही हैं, मांग बढ़ रही है, तो जीवाश्म ईंधन उत्पादन और खपत से देखिए भारी राजस्व उत्पन्न होता है। लेकिन एक अस्थायी अल्पकालिक अप्रत्याशित मुनाफे पर ऊर्जा संक्रमण को फंडिंग देने के लिए कर लगाया जाना चाहिए। गवर्नमेंट कह रही है, ये रिपोर्ट कह रही है कि भैया अभी देखिए जो ये जीवाश्म ईंधन आप यूज़ कर रहे हो इन पर आप टैक्स लगाओ, ड्यूटी लगाओ, और इस ड्यूटी और कर से जो पैसा मिलेगा उससे आप ट्रांजिशन की तरफ फंडिंग कर दो। यानी कि आप ग्रीन एनर्जी जनरेट करने पर फंड कर दो। जब आप ऐसा करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि एक तो जो जीवाश्म ईंधन है उनकी खपत कम हो जाएगी, राइट, और दूसरा क्या होगा कि ग्रीन एनर्जी के लिए आपके पास पैसा आ जाएगा, राइट, और इससे क्या होगा, इससे देखिए ऊर्जा आपूर्ति बढ़ेगी, हरित रोजगार पैदा होगा, आर्थिक विकास में योगदान भी मिलेगा और अंततः इन सब की वजह से सरकारी राजस्व में वृद्धि भी होगी। यानी कि हो सकता है शुरू में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, लेकिन धीरे धीरे आप एक अच्छी और ही प्रगति करोगे, ऐसा रिपोर्ट ने कहा है। तो इस रिपोर्ट के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें मीन्स में भी कोट कर सकते हैं, ठीक है। अब जिसने ये रिपोर्ट निकाली है उसके बारे में समझ लेते हैं। क्या नाम है? सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान यानी कि IIST। ये देखिए एक पुरस्कार विजेता प्राप्त है, स्वतंत्र थिंक टैंक है, जलवायु, टिकाऊ संसाधन प्रबंधन और निष्पक्ष अर्थव्यवस्थाओं के समाधान में तेजी लाने के लिए सरकारों के साथ, NGO के साथ, अलग अलग स्टेक होल्डर के साथ मिलकर ये काम करता है, रिसर्च वगैरह करते हैं और फिर गवर्नमेंट वगैरह को पॉलिसी निर्माण वगैरह करने में हेल्प करते हैं। क्या है? एक गैर लाभकारी संगठन है। 1990 में स्थापित हुआ था। कहाँ पर स्थित है? तो विनिपेग कनाडा में ये स्थित है, ठीक है। इसको पैसा कहाँ से मिलता है? जो अलग अलग फाउंडेशंस हैं, सरकारी संगठन है, निजी क्षेत्र के जो सोर्स हैं उनके द्वारा इसको जो है फंडिंग मिलती है, ठीक है। ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। अब आइए इस पर एक बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के अनुसार भारत जीवाश्म ईंधन उत्पादन और खपत से सार्वजनिक राजस्व प्राप्त करने वाला दूसरा देश है। हमने देखा था पहला कौन सा था? रशिया था, लगभग 34% जो है उसको मिल रहा था। इसके बाद दूसरा कौन सा था? तो वो हमारा इंडिया था, लगभग 18-16% के आसपास मिल रहा था। तो ये ठीक है दूसरे नंबर पर। फिर दूसरा ये कह रहा है 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए प्रतिबद्ध भारत फिलहाल अपनी 70% ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। दो फैक्ट हैं, दोनों ही ठीक है।
यानी कि पहली बात तो देखिए, इंडिया ने ये कमिटमेंट दी है कि भैया 2070 तक हम जो है अपने आप को कार्बन न्यूट्रल कंट्री बना लेंगे, इनके जीरो कार्बन उत्सर्जन हमारे यहाँ से होगा। ठीक बात है, हालांकि बहुत लेट टाइमलाइन हमने रखी है, बट हमने अपनी जनसंख्या के हिसाब से इसको सेट किया है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो 70% जो हमारी एनर्जी है वो सारी की सारी जीवाश्म ईंधन सोर्सों से मिलती है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है आपकी ठीक हो जाएगी। पूछ रहा है कौन सा सही है, तो पहला और दूसरा दोनों जो है हमारे ठीक है, राइट। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ टॉपिक की तरफ, बादल फटना। आपने कभी गांव में बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना होगा, हालांकि बड़े बुजुर्गों को देखिए जीवन का अनुभव रहता है, वो हर चीज़ सही जानते हैं, लेकिन कई बार सुना होगा कि बादल फट गया। तो बादल फटने का मतलब ये नहीं है कि दो टुकड़ों में बादल हो गया और चूर चूर हो गया, उसमें से पानी गिर पड़ा, नहीं। बादल फटने का मतलब होता है एक छोटे से एरिया में अचानक से थोड़ी देर के लिए बहुत ही ज़्यादा तीव्र इंटेंसिटी के साथ बारिश का होना, इसको बोलते हैं क्लाउड बर्स्टिंग। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, एक बड़ा गुब्बारा अगर आपने लिया है, उसमें पानी भर रखा है, इट्स अ ह्यूज बैलून, उसमें आपने पानी भर रखा है। अब उस गुब्बारे को जब आप अचानक से नीचे से मोमबत्ती दिखा के फोड़ेंगे तो सारा का सारा पानी एकदम नीचे गिर जाएगा। तो पानी एक छोटे एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड था, बहुत उसकी स्पीड थी, तीव्र गति थी, कम समय के लिए था और एक साथ पानी गिर गया, इसी को क्लाउड बर्स्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्लाउड बर्स्ट एंड हैवी लोकलाइज्ड रेनफॉल, व्हाई हिल्स आर एट रिस्क। इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड वाला जो पेज आता है, जिसको यूपीएससी अभ्यर्थियों को जरूर पढ़ना चाहिए, उस पे ये आया था। और मैं हमेशा जब भी एक्सप्लेन्ड में कुछ भी इंटरेस्टिंग आर्टिकल रहता है आपके लिए करंट अफेयर में ले आती हूँ, तो आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो देखिए, मौसम वैज्ञानिक क्या कहते हैं, जब एक जगह पर अचानक एक साथ भारी बारिश हो जाए तो उसको बादल फटना कहते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग क्या कहता है कि लगभग 20-30 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र में 100 मिलीमीटर प्रति घंटा से अधिक अप्रत्याशित वर्षा एक क्या है, मौसमी घटना है, इसी को बादल फटना देखिए कह देते हैं। अब मान लीजिए डेफिनेशन कह रही है 100 मिलीमीटर पर घंटा, mm बोला हुआ है। ये अगर मान लीजिए इससे कम बारिश हुई है तो कई बार वो बादल फटना की कैटेगरी में नहीं आता। जैसे अमरनाथ में जो दुखद घटना हुई है, वहाँ पर जो बारिश हुई है वो शायद 100 mm से कम थी, इसलिए आज के न्यूज़पेपर में ये बताया हुआ है कि दैट वाज नॉट अ क्लाउड बर्स्टिंग, क्योंकि डेफिनेशन में वो फिट नहीं होती, बट उससे हानि तो देखिए क्लाउड बर्स्टिंग जैसी हुई है, उसको क्लाउड बर्स्ट कहकर ही बुलाया भी जा रहा है ना। चलिए अब देखते हैं, जब तापमान देखिए बढ़ता जा रहा है तो हिमालय के इलाकों में, हिमालय का जो क्षेत्र है वहाँ पर बादल फटने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इनकी वजह से अचानक बाढ़ आती है, जिसको फ्लैश फ्लड भी बोलते हैं, ठीक है। पहाड़ दरक जाते हैं, भूस्खलन लैंडस्लाइड्स होती हैं, मिट्टी का कटाव होता है, जमीन धंस जाती है, ठीक है। इस तरह की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो पहाड़ी क्षेत्र है और शहर है वहाँ पे फ्लैश फ्लड यानी कि अचानक से तीव्र गति से बाढ़ भी आ जाती है। 2017 में एक अध्ययन किया गया था, उसमें ये बताया गया कि जो भारतीय हिमालय क्षेत्र है उसमें बादल फटने की जो अधिकांश घटनाएं हुई है वो जुलाई और अगस्त महीने में हुई है। क्यों हुई है भाई, क्या हो जाता है जुलाई अगस्त महीने में, मॉनसून आ जाता है, बारिश के लिए बहुत ही बढ़िया कंडीशंस जो हैं भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर बन जाती है, लो प्रेशर की बेल्ट जो है क्रिएट हो जाती है, ITCZ बन जाता है, ठीक है। नमी होती है बादलों में बहुत ज़्यादा, और ये सारी कंडीशंस बारिश के लिए जिम्मेदार होती हैं, ठीक बात है। अब एक बात बताइए, ये बादल जो अचानक से फट जाते हैं ऐसा क्यों करते हैं भाई, आराम से बारिश क्यों नहीं करते, हम एंजॉय करेंगे चाय के कप के साथ, ये तबाही करने की क्या ज़रूरत है। तो इसके पीछे देखिए रीज़न है, आइए समझते हैं। देखिए, कहीं भी बादल फटने की घटना तब होती है जब बादल में नमी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा नमी वाले बादल अगर एक जगह पर रुक जाते हैं, मान लीजिए ये एक आपकी ज़मीन थी, ठीक है, ये कुछ पहाड़ थे, राइट, ये कुछ पहाड़ थे। अब बादल देखिए जो है उनमें बेसिकली पानी भरा हुआ है और वो उड़ते रहते हैं। अगर यहाँ पर बहुत सारे बादल एक साथ इकट्ठे हो जाएं जिसमें काफ़ी सारी नमी है, ये बादल ना तो इधर एक्सपेंड हो पा रहा है, ये बादल ना तो उधर एक्सपेंड हो रहा है, ये क्या है, दो पहाड़ों के बीच में फंस गया है। इस बादल में बहुत सारी नमी,
धीरे धीरे वो नमी क्या है आपस में बूंदे बनाने लगती है। जब उसमें कंडेंसेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, वो बूंदे क्योंकि स्पेस कम है और उसको नमी की सप्लाई और ज़्यादा काफ़ी होती जा रही है क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जब गर्म हवा ऊपर उठती जाती है तो गर्म हवा की वजह से वायु की सापेक्षिक आर्द्रता भी बढ़ती जाती है। जितनी उसकी सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी मतलब उतना ज़्यादा वाटर वेपोरेशन जो है वो अपने में होल्ड करके रख सकती है। जब ये बहुत सारी नमी इकट्ठी हो जाती है तो बूंदों का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़े बड़े साइज की बूंदें बन जाती है बादल के अंदर। जब बादल उतने बड़े बड़े साइज की बूंदों को और होल्ड नहीं कर पाता, एकदम से सारा पानी वो नीचे छोड़ देता है। और क्योंकि वो फंसा हुआ है पहाड़ों के बीच में तो कम एरिया में एक साथ बहुत सारा पानी गिरता है, जिसको कह देते हैं बादल फट गया है। तो इसीलिए अचानक से बादल फट जाता है। थोड़ा आसान करके समझते हैं। देखिए, जब काफ़ी ज़्यादा नमी वाले बादल एक जगह पर रुक जाते हैं, वहाँ मौजूद बूंद जो है आपस में वो मिल जाती हैं। बूंद के भार से बादल का घनत्व बढ़ जाता है। फिर अचानक भारी बारिश शुरू हो जाती है जब बादल इसको होल्ड नहीं रख पाते और 100 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक बारिश जो है हो सकती है। ठीक बात है। अब देखिए, ये जो बादल फटते हैं अचानक पहाड़ों पर ही क्यों फटते हैं? जनरली ये घटनाएं हिल्स पर ही क्यों देखने को मिलती है? पहला रीज़न तो मैंने आपको बताया, हिल्स में वो फंस जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पानी से भरे बादल पहाड़ी इलाकों में फंस जाते हैं। पहाड़ों की ऊंचाई की वजह से अपने आप को फैला नहीं पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। पहाड़ों पर लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर बादल फटते हैं। इतनी तेज बारिश होती है कि फिर वो सैलाब बन जाती है। जब वो सैलाब बन जाता है तो एक साथ पहाड़ों से नीचे की तरफ मैदानों में आता है। पहाड़ों पर पानी रुकता नहीं क्योंकि स्लोप रहती है, तो सारा पानी क्या है तेजी से नीचे आ जाता है। नीचे जो पानी आता है अपने साथ मिट्टी, कीचड़, पत्थर के टुकड़े भी लेके आता है, जिसकी वजह से पानी की स्पीड, उसके द्वारा हानि करने की क्षमता, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो अचानक से फ्लैश फ्लड आ जाती है। ठीक है, और क्योंकि इसके अंदर ये सब मिक्स रहता है तो और ज़्यादा नुकसान और ज़्यादा हानि होती है। और क्योंकि इस पानी का वेट भी बढ़ जाता है तो लैंडस्लाइड जैसी घटना, मिट्टी का कटाव होना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। देखिए, बारिश का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है क्योंकि भैया टेम्परेचर कम है। ठीक है, और आपकी जो है अच्छी खासी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो हो रखी है बारिश हवा में, तो एक अनुमान लगाया जा सकता है कि बारिश होने वाली है। ये अलग बात है कि आईएमडी लगातार फेल हो रहा है दिल्ली के मामले में। खैर, मौसम को कौन समझ पाया, लेकिन बादल फटने का पूर्वानुमान लगाया नहीं जा सकता। भाई कब बूंदें इतनी बड़ी बन जाएगी, कब बादल दो पहाड़ों के बीच में फंस जाएगा, कब एक साथ बहुत सारा पानी कहीं इकट्ठा हो जाएगा, कब वो एकदम से नीचे गिर जाएगा, ये तो नहीं मतलब एक तरीके से पता किया जा सकता ना। इसीलिए और खतरनाक हो जाता है। तेज बारिश का पूर्वानुमान लगाकर कम से कम अलर्ट तो जारी किया जा सकता है, लेकिन बादल फटने के लिए तो वो भी नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब बादल फटने का जलवायु परिवर्तन से क्या संबंध है? जैसे जैसे ये धरती गर्म हो रही है, ठीक है, वैसे वैसे ये अत्यधिक डिजास्टर, ये जो मौसमी चरम घटनाएं हैं ये क्यों बढ़ रही हैं? तो देखिए, डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट कहती है कि जनवरी से जुलाई 2021 तक हिमालय क्षेत्र में कम से कम 26 बार बादल फटने की घटना हुई है। रिपोर्ट ये कहती है क्योंकि वैश्विक समुद्री तापमान बढ़ रहा है तो इसकी वजह से महासागर तेजी से गर्म हो रहे हैं। इसकी वजह से नमी युक्त हवा जो है हिमालय क्षेत्र में पहुंच रही है। हिमालय क्षेत्र में देखिए क्या होता है, पहाड़ों के बीच में ये जो हवा है, क्योंकि अब सतह का तापमान क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो पृथ्वी क्या है, गर्म है, इसलिए इस पर हवा भी क्या है, गर्म है। गर्म हवा के अंदर जो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो भी बढ़ जाती है, यानी कि और ज़्यादा पानी का इवापोरेशन होकर इसमें नमी बढ़ जाती है। ये बढ़ी हुई नमी जब ऊपर बादलों में पहुंचती है तो इस छोटे से एरिया में बहुत सारा पानी हो जाता है इकट्ठा, यही पानी एकदम से गिर जाता है नीचे। यानी कि महासागर तेजी से हो रहे हैं गर्म, जिसके परिणाम स्वरूप नमी युक्त हवा हिमालय क्षेत्र में पहुंच रही है, जिसकी वजह से बादल फट रहे हैं। राइट, तो हमने समझा बादल फटना क्या होता है, ये पहाड़ों में ही क्यों होता है, जलवायु परिवर्तन का इससे क्या संबंध है और बादल फटने के परिणाम स्वरूप क्या क्या होता है। टेक्निकल डेफिनेशन भी हमने समझ ली। राइट, अब ये बताइए एक क्वेश्चन, इतना तो समझ गए ना आराम से, बढ़िया। अब देखिए, बादल फटने के परिणाम स्वरूप होने वाली घटनाओं में क्या क्या शामिल है।
तो देखिए नीचे से शुरू करते हैं। फ्लैश बाढ़ आती है, बिल्कुल आती है, अचानक से पानी आ जाता है। लैंडस्लाइड भूस्खलन होता है, बिल्कुल हो जाता है। मड फ्लो कीचड़ का एकदम से बहुत सारा बहाव आता है, भाई बहुत सारी मिट्टी, कीचड़, कंकड़, पत्थर ये सब पानी के साथ भरकर आते हैं, ये भी जाता है। लैंड केविंग, लैंड केविंग क्या होती है? जब जमीन का एक पर्टिकुलर हिस्सा दरक जाए, धंस जाए और एक गुफा जैसी शेप बन जाए, ठीक है, जिसमें एक आदमी घुस सकता हो इतने स्पेस में, तो इस पर्टिकुलर आप कह सकते हैं फीचर को, ज्योग्राफिकल फीचर को लैंड केविंग कहते हैं। तो ये भी हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। पानी कहीं पर मिट्टी कमज़ोर है, कहीं पर उसकी जो आप कह सकते हैं संरचना है वो सॉफ्ट है, वहीं पर पानी का ज़्यादा प्रेशर आया, उसमें कंकड़ पत्थर भी थे, तो वो पर्टिकुलर हिस्सा दरक जाएगा, खिसक जाएगा, वहाँ पे क्या है लैंड केव जैसी एक संरचना बन जाएगी। तो देखिए सारे ही जो है इफेक्ट हैं, इसलिए हमारा 1 2 3 4 जो है डी इसका आंसर हो जाएगा, राइट। अब चलते हैं अपने 5वें टॉपिक की तरफ। अच्छे से इसको समझिएगा क्योंकि इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, जब क्वेश्चन पूछूंगी वो आपको बताना पड़ेगा। और बाय द वे आप कमेंट सेक्शन में जो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और क्वेश्चन का आंसर देते हैं, इट गिव मी इमेंस प्लेजर, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ इसी तरह से करते रहिए क्योंकि एजुकेशन में गिव एंड टेक दोनों होता है, शेयरिंग इज केयरिंग, इस बात पर मैं बिलीव करती हूँ। तो देखिए कृष्णराज सागर डैम नियरिंग फुल रिजर्वायर लेवल, ये एक न्यूज़ आई थी। इसके अलावा इडुक्की रिजर्वायर का भी जो लेवल है वो लगभग काफ़ी बढ़ चुका है, ये न्यूज़ में था, ठीक है। तो कावेरी बेसिन में जो प्रमुख बांध है वो तेजी से पूर्ण जलाशय स्तर यानी कि FRL के करीब पहुंच रहे हैं। उनकी जो संचय सकल भंडारण क्षमता था उसका 89% वो हासिल भी कर चुके हैं। कावेरी, कृष्णा और तुंगभद्रा ये जो नदियां हैं, इनका जो जलग्रहण क्षेत्र है उसमें भारी बारिश की वजह से नदियों का जो प्रवाह है वो भी बहुत ज़्यादा बना हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए जल स्तर कैसे बढ़ जाता है, फिर हमें जो वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको क्या करना चाहिए, एक डैम मैनेजमेंट प्लान क्या हो सकता है, मॉनसून के टाइम में क्या कुछ कदम उठाने चाहिए, ये हमारा मेंस का एक टॉपिक बनता है। यहाँ पर 2 बांध न्यूज़ में थे, उन दोनों बांधों को हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। पहला है कृष्णराज सागर डैम। देखिए कृष्णराज सागर दरअसल एक झील भी है और ये जो झील है ये इस बांध की वजह से ही बनी है, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है, ग्रेविटी डैम है, ठीक है, ग्रेविटी बांध है। स्थान कहाँ पर है, कर्नाटक के मांड्या जिले में है। और जो सहायक नदियाँ हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ के साथ जो कावेरी नदी का संगम बनता है उसके नीचे ये स्थित है। जो वृंदावन गार्डन है जो कि एक डेकोरेटिव गार्डन है वो भी इस बांध से जुड़ा हुआ है। इतिहास की बात की जाए तो इसकी जो परिकल्पना की थी वो भारत रत्न से सम्मानित मैसूर के मुख्य इंजीनियर जो थे M विश्वरैया, काफ़ी महान हस्ती थे, उनके द्वारा की गई थी। निर्माण शुरू हुआ था 1911 में, कंप्लीट हो गया था 1938 में। उपयोग किस लिए होता है, तो देखिए मैसूर और मांड्या में इरिगेशन के लिए इसके पानी का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मैसूर, मांड्या और बेंगलोर शहर में पीने के पानी का भी ये सबसे प्राइमरी सोर्स है। इस बांध से जो पानी छोड़ा जाता है वो तमिलनाडु राज्य में बहता है और जो सलेम जिले का मिट्टूर बांध है उसमें ये जमा हो जाता है, राइट, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये आपका तमिलनाडु है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपकी क्या है, कावेरी नदी बह रही है। इस कावेरी नदी पर देखिए यहाँ पे मित्तूर डैम है, मैंने आपको बताया था इसका पानी कहाँ बहता है, तमिलनाडु की तरफ बहता है और मित्तूर में भी जमा हो जाता है। और ये आप देखेंगे ये आपका यहाँ पर क्या है, कृष्णराज सागर डैम है, ये आपकी हेमावती नदी है, ठीक है। ये कामबनी है, भवानी है, ये सब क्या है, कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, ये है आपका केरल, दिस इज योर तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ पे ये अगर आप देखेंगे ये कौन सी नदी है, ये आपकी पेरियार नदी है, ठीक है। पेरियार नदी पर पहले आपका इडुक्की रिजर्वायर आता है, फिर यहीं पर देखिए जो आपका पेरियार टाइगर रिजर्व भी पड़ता है। मुल्ला पेरियार डैम जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था वो भी यहीं पर आता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद शुलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी आता है। इडुक्की और मुल्ला पेरियार ये 2 ध्यान रख लें। इसके अलावा जो पेरियार टाइगर रिजर्व है ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब दूसरा कौन सा इडुक्की बांध है, आइए इसको भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है, केरल में मानसून में उच्च बारिश के परिणाम स्वरूप इसमें भी जलाशय का जो जलस्तर है बढ़ गया है। इडुक्की बांध केरल की जो सबसे लंबी नदी है, क्या नाम है उसका,
पीछे मत देखिए, बताइए, पेरियार नदी, राइट, उस पर देखिए बना हुआ है। महाद्वीप में जो सबसे ऊंचे मेहराबदार बांध हैं, ठीक है, उनमें से ये एक है जिसकी ऊंचाई लगभग 550 फीट है, राइट। इसके अलावा क्या कह रहा है, कनाडा की वित्तीय सहायता के साथ 1973 में इसको कमीशन किया गया था। 2 ग्रेनाइट की पहाड़ियां जैसे कुर्वनमाला और कुर्वाथिमाला, इनके बीच इसको बनाया गया है। जो इसका स्वामित्व है वो केरल राज्य विद्युत बोर्ड के पास है, राइट। तो इतनी इन्फॉर्मेशन जो है दोनों डैम्स के बारे में इनफ है, याद कर लीजिएगा, मैप की लोकेशन थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन है जो आपके लिए है, यहाँ पर देखिए बांध यानी कि डैम दिए गए हैं, यहाँ पर संबंधित राज्य दिए गए हैं, इनको जो है बताना है कि इनमें से कितने पेयर सही मैच है। 2 पेयर तो मैंने आपको बता दिए, इडुक्की भैया कहाँ है, केरल में है। कृष्णराज सागर कहाँ पे है, कर्नाटक में है क्या, कहाँ है, तमिलनाडु में है, कहाँ है क्या, ठीक है, मुझे बताइएगा मैच द फॉलोइंग कि इसमें से कितने पेयर जो है सही सुमेलित है। तुंगभद्रा और हीराकुंड 2 नाम आपको और दिए गए हैं, ठीक है। मैं वेट करूंगी आपका कमेंट सेक्शन में रिप्लाई का। तो यहाँ पर हमारे ये 5 टॉपिक खत्म होते हैं। 5 क्वेश्चन हमने देखे, जिनमें से 4 के आंसर मैंने आपको बताया, 1 का आंसर आपने मुझे बताना है। इसी के साथ अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। मैं बहुत जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।